प्यारे बच्चों, आज हम अपने विलियन वाले चैप्टर में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो उसको पढ़ेंगे और जिसका नाम है वाष्प दाब। द्रवों का वाष्प दाब। द्रवों का वाष्प दाब। वाष्प दाब को अंग्रेजी में कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें कि वाष्प दाब आखिर है क्या। किताब में आप इसकी परिभाषा देखेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा कि किसी भी निश्चित ताप पर किसी द्रव और उसकी वाष्प की साम्यावस्था में द्रव की वाष्प द्वारा सतह पर लगाया गया दाब उस विलयन का या द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो होता क्या है, आप इसको अगर बेसिक से समझें इसकी। मान लीजिए हमने किसी एक बर्तन में ये बर्तन ले लिया है, ये इसमें हमने यहाँ तक एक द्रव भर दिया। ये भर दिया भैया हमने इसमें द्रव, और मैंने इसको यहाँ से गर्म करना शुरू कर दिया। ये यहाँ से हमने इसको गर्म कर दिया। गर्म करने पर इसका ताप बढ़ेगा। जब इसको हमने गर्म कर दिया तो गर्म करने पर एक स्थिर ताप पर इसको रोक के रखा, ताप इसका स्थिर कर लिया। अब क्या होगा, जब इसमें गर्म करा या बिना गर्म करे भी इसकी कुछ अणु, मान लीजिए इसमें हमने पानी भरा था तो पानी के कुछ अणु यहाँ से, कौन से अणु, इस वाली सतह के सबसे ऊपर की जो सतह है इसके अणु ऊपर की तरफ जाएंगे। किस रूप में जाएंगे? वाष्प के रूप में। वाष्प के रूप में यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर बर्तन खुला है तो ये बाहर चले जाएंगे वायुमंडल में। फिर तो पानी यहाँ से खर्च होता रहेगा, द्रव का भी लॉस होगा। अगर बर्तन बंद है, ये लीजिए हमने इसको बंद कर दिया, ये बर्तन बंद है, तो ये अणु जाकर इस पर टकरा जाएंगे। इस जहाँ बंद करा हमने प्लेट या तख्ते ढक दिए, इस पर जाकर टकरा जाएंगे और इस पर ड्रॉप के रूप में यहाँ चिपक जाएंगे। ये चिपक गए। अर्थात क्या हुआ इसमें, जब यहाँ से, यहाँ भी तो ड्रॉप है, ये यहाँ से ये पानी की ड्रॉप या द्रव की बूंदें हीट कंज्यूम करके बाष्पित हुई, यानी वाष्प में बदली, तो इस क्रिया को तो हम कहेंगे वाष्पन। किसी द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव अवस्था से ये वाष्प अवस्था में या गैस अवस्था में बदल रही है, ये क्रिया कहलाएगी वाष्पन। ये तो वाष्पन हुआ। अब इस सतह पर जाकर जब ये टकराया तो इन्होंने अपनी एनर्जी लॉस करी, अपना ऊर्जा खो दी, और खोने के बाद ये कौन सी अवस्था में लौट आए? द्रव अवस्था में। तो इसे हम कहेंगे संघनन या द्रवण। संघनन या द्रवण, कंडेंसेशन इसका नाम है। इस प्रोसेस का नाम कंडेंसेशन, और इसका नाम है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। तो ये दोनों प्रक्रियाएं बर्तन में एक साथ चलती रहती हैं। लेकिन प्रारंभ में जब हमने केवल विलयन लिया था या पानी लिया या कोई विलायक लिया, उस समय इसमें केवल वाष्पन की क्रिया होगी और तेजी से होगी। तो शुरू में इस वाली क्रिया की दर बहुत ज़्यादा होती है, और जब ये ड्रॉप बन जाएंगी, ऊपर टकरा जाएगी, विलयन में बदल जाएगी, तो फिर इन वाष्पों के द्रव में बदलने की दर बढ़ जाएगी। अर्थात प्रारंभिक स्थिति में वाष्पन होता है। ये दो क्रियाएं हो गई ना, एक तो वाष्पन और दूसरी हो गई संघनन। वाष्प का काय में बदलना, ड्रॉप में, द्रव में। संघनन से द्रव बनता है
और वाष्पन से क्या बनती हैं? वाष्प। द्रव से वाष्प होगी तो वाष्पन की क्रिया है। और वाष्पन, अगर वाष्प को ठंडा कर दिया जाए तो ये क्रिया संघनन है। वाष्प को ठंडा करने पर वो द्रव अवस्था में लौट आती है बूंद के रूप में। ये इस पर बूंद चिपक गई और धीरे धीरे ये बूंदें विलयन में आने लगती हैं, टपक जाएंगी नीचे साइड से या सीधे भी गिर जाएंगी। तो ये दोनों क्रियाएं किसी भी बर्तन में लगातार होती रहती हैं। प्रारंभ में वाष्पन की क्रिया की दर तीव्र होती है, संघनन की क्रिया दर धीमी होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा संघनन की दर बढ़ेगी और वाष्पन की दर घटनी शुरू हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब वाष्पन और संघनन दोनों की दर समान हो जाएगी, अर्थात जितना द्रव किसी क्षण वाष्प में बदलेगा ठीक उसी क्षण वो वाष्प द्रव में बदल जाएगी। दोनों क्रियाएं इससे इधर और इससे इधर, द्रव से वाष्प बदलना और वाष्प से द्रव में बदलना, ये दोनों वेग समान हो जाएंगे। इस अवस्था को हम कहेंगे साम्य अवस्था। ये अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। तो इस अवस्था में जब ये साम्य उपस्थित है, इस अवस्था में इन वाष्पों का जो दाब होगा, वाष्पीय अणु जो दाब बर्तन की दीवारों पर या इस विलायक या विलयन की ऊपर की सतह पर आरोपित करेंगे, उसको हम इस विलयन का वाष्प दाब कहेंगे। ये वाष्प दाब होता है। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखने के स्थिति में आ गए। परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव और उसकी वाष्प, ये द्रव है, यहां से वाष्प उठी, वाष्प से द्रव में बदल गया, तो द्रव और उसकी वाष्प के बीच साम्यावस्था में, द्रव और उसकी वाष्प के बीच साम्यावस्था में द्रव की वाष्पों के द्वारा इसकी सतह पर आरोपित दाब इस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। फिर से समझने एक बार, किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव और उसकी वाष्पों के बीच साम्यावस्था पर द्रव की वाष्पों द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब इस विलयन का या उस विलायक का या द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब ये वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा? तो इसका निर्भर करना या इसको प्रभावित करने वाले केवल दो कारक हैं। पहला कारक है द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, ये नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, पहला कारक तो ये है। अब द्रव की प्रकृति का क्या मतलब है? द्रव की प्रकृति का मतलब है, जैसा हमने बर्तन लिया था, इसमें जो भी द्रव भर दिया हो, तो द्रव में द्रव के अणुओं के बीच परस्पर कुछ आकर्षण बल लगते हैं। तो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम अंतराणुक बल या अंतराणुक बल कहते हैं। अंतराणुक बल, इन अंतराणुक बलों पर निर्भर करती है इसकी प्रकृति, कि वो द्रव जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो अधिक वाष्पशील होगा या कम वाष्पशील, ये निर्भर करेगा इन अंतराणुक बलों पर। अगर किसी द्रव के अणुओं के बीच, मान लीजिए एक अणु ये है, एक अणु ये है, इनके बीच लगने वाला बल दुर्बल है, कमजोर है, जो थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ही टूट जाता है, तो ये अणु वाष्प में आराम से बदल जाएंगे, कम ऊर्जा लेके ही बदल जाएंगे, जल्दी बदल जाएंगे, और जितने अणु वाष्प में बदलेंगे उतना ही दाब भी ज़्यादा उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए ऐसे द्रव्य जिनका अंतराणुक बल का मान दुर्बल होता है या कमजोर होता है या कम होता है, वो
अधिक वाष्प दाब या अधिक वाष्पशील होते हैं, और कोई भी द्रव जितना ज़्यादा वाष्पशील होगा उतना ही उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होता है। तो द्रव के अणुओं के मध्य उपस्थित अंतराण्विक बल के आधार पर द्रवों के वाष्प दाब भिन्न भिन्न होते हैं। जिन द्रवों के बीच अंतराण्विक बल दुर्बल होता है उनका वाष्प दाब अधिक। ये मैंने समझा दिया क्यों होगा अधिक, क्योंकि द्रव के अधिक अणु इसकी सतह को छोड़कर वाष्प में बदल जाएंगे। भाई इन अणुओं के बीच, ये अणु नीचे द्रव में क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच एक दूसरे को अंतराणु आकर्षण बल ने एक दूसरे को खींच रखा है। जब ये बल टूट जाएगा तो ये तो स्वतंत्र हैं, ये वाष्प में बदल के हो जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे, सतह को छोड़ जाएंगे। तो जिनके बीच अंतराणु बल कम होता है वो इजीली, आराम से सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा, अगर हम अपनी बाइक में या वाहन में पेट्रोल भराते हैं तो उसका ढक्कन तुरंत बंद कर देते हैं। अगर हम उस ढक्कन को बंद ना करें तो कुछ ही समय में वो पेट्रोल पूरा वाष्पित हो जाएगा। उसकी जगह अगर आप कोई गोंद लें, मान लीजिए गोंद ले लिया, शहद ले लिया, उसको आप खुले में रख दें, शाम तक भी देखोगे तो भी वो उतना ही रहेगा, कोई उसकी मात्रा परिवर्तित नहीं होने की। क्यों? उसके जो अणुओं के बीच का बल है वो बहुत अधिक प्रबल है, अंतराणु बल बहुत प्रबल है, इसलिए उसके अणु सतह को छोड़ के वाष्प में बदल ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अवाष्पशील है या बहुत कम वाष्पशील पदार्थ है। जो किताबों में दिया हुआ एक उदाहरण दिया जाता है एथिल अल्कोहल का और डाईएथिल ईथर का। तो जो डाईएथिल ईथर है, सूत्र उसका क्या होता है, C2H5OC2H5 ये, और एक होता है C2H5OH। इन दोनों में से डाईएथिल ईथर का वाष्प दाब अधिक होता है, इसका वाष्प दाब अधिक होता है अल्कोहल की तुलना में। अल्कोहल का वाष्प दाब कम होता है। इसका कारण भी यही है, कभी कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि कारण सहित बताइए डाईएथिल ईथर अधिक वाष्पशील है जबकि एथिल अल्कोहल कम वाष्पशील है। तो इसका कारण क्या है? एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध, जो कि प्रबल होता है, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। तो डाईएथिल ईथर का एक अणु दूसरे अणु के साथ दुर्बल बंध से जुड़ा है, वो आराम से टूट जाता है, इसलिए ये अधिक वाष्पशील है। जबकि एथिल अल्कोहल में एक अणु दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़ा है, जो कि प्रबल बंध होता है, इसलिए ये आसानी से नहीं टूटता। यही कारण है कि जो अल्कोहल है वो ईथर की अपेक्षा कम वाष्पशील है। तो ये तो था पहला कारक, द्रव की प्रकृति। अब दूसरा कारक है, वो क्या होता है? वो होता है ताप या टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा प्रभावित करता है किसी भी द्रव के वाष्प दाब को? अगर हम किसी भी विलयन का या विलेय का या द्रव का ताप बढ़ा दें तो उसका वाष्प दाब बढ़ जाता है। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। ठंडा पानी रखा हमने भगोने में तो कुछ नहीं, हम तो देख ही नहीं रहे, वाष्प नहीं उड़ रही हैं, शाम तक रखे रहो उसे, थोड़ा बहुत वाष्पित होगा। अब हमने उसको गर्म कर दिया, धीरे धीरे गर्म हुआ, भाप उड़नी शुरू हो गई, खौला दिया तो तेजी के साथ वाष्पित होना शुरू हो गया। तो क्यों हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्पन अधिक? उसका कारण ये है कि जब हम ताप बढ़ा देते हैं तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और किसी भी द्रव की अणु की गतिज ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतनी अधिक मात्रा में द्रव के अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में बदल जाएंगे, और जितने ज़्यादा अणु वाष्प अवस्था में बदलेंगे उतना ही ज़्यादा वाष्प दाब होगा।
इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर या ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। तो ये दो थे हमारे फैक्टर जो वाष्प दाब को इफेक्ट कर रहे थे। अब ये जो वाष्प दाब वाला टॉपिक है ये इस पार्ट में बहुत आएगा। एक इससे महत्वपूर्ण नियम भी रिलेटेड है जिसका नाम है राउल्ट का नियम। अब हम वो पढ़ेंगे। तो राउल्ट ने क्या किया था, राउल्ट ने बहुत सारे ऐसे द्विअंगी विलयनों को, द्विअंगी विलयन का मतलब जो दो ही अवयवों से मिलकर बना हो, क्योंकि विलयन तो कई अवयवों से भी मिलकर बन सकता है। ये हमने पढ़ा है कि विलयन में सॉल्यूशन के दो अवयव हैं मुख्य, एक विलेय सोल्यूट, दूसरा विलायक यानी सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन सोल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। भाई हमने पानी में नमक भी मिला दिया, चीनी भी मिला दी, सौंफ, जीरा, 10 चीज मिला दी, तो ये सब क्या होंगे, विलेय। तो विलेय तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन विलायक एक ही होगा। तो कुल जितने भागों से मिलकर विलयन बनेगा वो उसके कंपोनेंट या उसके अवयव कहलाएंगे। तो किसी भी विलयन में अगर दो ही अवयव हैं, एक विलेय और एक विलायक, तो उसे हम कहते हैं द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी। तो क्या किया राउल्ट ने, उन्होंने बाइनरी सॉल्यूशन को अध्ययन किया बहुत सारे। और क्या अध्ययन किया उन्होंने वाष्प दाब और विलेय की मात्रा के संबंध में एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं इसका अध्ययन किया। तो सबसे पहले वैज्ञानिक राउल्ट ही थे जिन्होंने वाष्प दाब और विलेय के सांद्रण के मध्य एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, और इस संबंध को नाम दिया गया राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम या राउल्ट्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे कि राउल्ट का नियम है क्या। अब राउल्ट ने जब बहुत सारे बाइनरी सॉल्यूशन पर या द्विअंगी विलयनों पर अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि जो बाइनरी विलयन भी दो तरह का हो सकता है। एक तो वो जिसमें जो सोल्यूट है, भाई बाइनरी का मतलब एक सोल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, एक सोल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, यानी विलायक और एक विलेय। यही तो बाइनरी है। अब ये हो सकता है कि विलेय भी वाष्पशील हो, विलेय भी वाष्पशील हो और विलायक भी वाष्पशील हो। विलायक तो वाष्पशील होता ही है, परिवर्तन केवल विलेय में आता है। तो एक तो ऐसा संभव हो सकता है कि ये दोनों ही वाष्पशील हों। एक ऐसा हो सकता है कि ये वाला तो अवाष्पशील हो और ये वाला वाष्पशील हो। तो दो कॉम्बिनेशन संभव हुए द्विअंगी विलयन के, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के दो कॉम्बिनेशन संभव है। एक कॉम्बिनेशन में दोनों ही कंपोनेंट, दोनों ही भाग, दोनों ही अवयव वाष्पशील हों, और दूसरा वाला ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें केवल सॉल्वेंट या विलायक तो वाष्पशील है लेकिन विलेय अवाष्पशील है। तो इन दोनों पर राउल्ट ने अध्ययन किया और अपना नियम दो भागों में प्रदर्शित किया, दो भागों में उन्होंने दिया। तो पहला भाग, जो पहला टाइप का उन्होंने दिया कंक्लूजन, वो था वाष्पशील द्रवों के लिए, यानी वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन के लिए। युक्त विलयन के लिए अब उन्होंने क्या देखा इसके लिए उन्होंने नियम दिया कि स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब
उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उन्होंने बताया कि जब किसी बाष्पशील विलेय का विलयन बाष्पशील विलायक में बनाते हैं तो स्थिर ताप पर बाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब मोल प्रभाज हमने अभी पीछे जब सांद्रता वाली यूनिट पढ़ रहे थे, सांद्रता की टर्म्स, उसमें पढ़ा था कि मोल प्रभाज का मतलब है किसी भी अवयव का जिसका हमें मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल। तो माना कि एक विलयन दो द्रवों ए और बी से मिलकर बना है और इनके आंशिक दाब पी ए और पी बी है। अगर इनके मोल प्रभाज, ये मैंने बताया था कि मोल प्रभाज को जीटा, एक्स जैसा बनाते हैं, साइन से कहते हैं जीटा। अगर ए का मोल प्रभाज जीटा ए और बी वाले का मोल प्रभाज जीटा बी हो तो राउल्ट के नियमानुसार, फिर देखें राउल्ट का नियम क्या था। उसका नियम था कि प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब यानी पी ए या पी बी उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ये पी ए समानुपाती हो गया जीटा ए के और पी बी समानुपाती होगा जीटा बी के। तो ये राउल्ट ने दिया अपना नियम। तो इसको हमने लिख दिया पी ए प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। अब कहीं भी, और पी बी प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। अब कहीं भी अगर प्रोपोर्शनल के साइन को या समानुपाती को बराबर में बदलना हो, बराबर के चिन्ह में, तो वहाँ हम एक कांस्टेंट या एक स्थिरांक लेते हैं। तो यहाँ हमने एक स्थिरांक ले लिया। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि यहाँ स्थिरांक पी ए नॉट और पी बी नॉट ये क्या है, ये क्यों लिए है, जबकि हम तो अक्सर स्थिरांक के या ऐसी चीज लेते हैं। तो यहाँ भी आप के ले सकते हो। हमने भी यहाँ मान लीजिए स्थिरांक के ले लिया, पी ए इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स ए और पी बी इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स बी। लेकिन जब हमने उस स्थिरांक की वैल्यू निकाल के देखी तो उस स्थिरांक का मान पी ए नॉट और इसमें पी बी नॉट के इक्वल आया, इसलिए हमने के की जगह पी ए नॉट और पी बी नॉट कर दिया। अब समझने वाली बात है कि ये पी ए नॉट और पी बी नॉट है क्या। तो ये जो पी ए नॉट और पी बी नॉट है ये ए वाले द्रव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और पी बी नॉट बी वाले द्रव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था से मतलब अगर हम किसी बर्तन में केवल ए को ले लें तो उसके द्वारा लगाया गया वाष्प दाब वो पी ए नॉट है। अभी हमने उसमें बी नहीं मिलाया। ऐसे ही हमने उसी बर्तन में उसी उतनी मात्रा में जितना वो विलियन में था बी ले लिया, अब उसके द्वारा लगाया गया वाष्प दाब पी बी नॉट हो गया। अब हमने दोनों की ए और बी की मात्राएं मिला दी जैसा कि मिश्रण में हमें मिलाना था, विलयन बन गया। अब ए बी विलयन में जो ए के द्वारा वाष्प दाब जो कि प्योर अवस्था में पी ए नॉट लगाया गया था, अब वो वाष्प दाब पी ए कहलाएगा। अब इसे हम कहेंगे आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना। अब ये कहलाएगा आंशिक वाष्प दाब। और ऐसे ही बी का पी बी कहलाएगा, बी का आंशिक वाष्प दाब। अब ये किसके बराबर होंगे, गुणनफल के, पी ए नॉट के और इसके मोल प्रभाज के, क्योंकि प्रयोग करके जो राउल्ट था उसने नियम दिया था कि किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी पदार्थ के जितने ज्यादा मोल वाष्प में बदलेंगे उतना ही उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, इसलिए उसने कह दिया था कि वो उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। के की जगह वैल्यू आ गई पी ए नॉट की, तो सूत्र बन गया पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू जीटा ए और पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू जीटा बी। अब आगे का चीज देखिए, पिछले साल फर्स्ट ईयर में गैसीय नियम वाले चैप्टर में हमने एक नियम पढ़ा था डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, और उसमें हमने पढ़ा था कि गैसों, किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब उस मिश्रण में उपस्थित गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। उसी आंशिक दाब के नियमानुसार विलयन का जो कुल दाब है P वो
ए और बी अवयव के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। तो P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू पी ए नॉट जीटा ए, पी बी की वैल्यू पी बी नॉट जीटा बी, ये हमने यहाँ रख दी। तो सूत्र आ जाता है P इज इक्वल्स टू पी नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी। इस सूत्र के आधार पर राउल्ट के नियम को हम इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर बाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। अब यदि हम पी ए यानी ए अवयव का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, और जीटा ए उसका मोल प्रभाज, यानी किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रभाज, उसके बीच एक ग्राफ खींचें। क्योंकि हम जानते हैं वाष्प दाब किस पर निर्भर कर गया, राउल्ट के नियमानुसार उसके मोल प्रभाज पर। तो अगर हम मोल प्रभाज और आंशिक वाष्प दाब के बीच ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ कैसा आता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। वो ग्राफ आता है लीनियर लाइन, एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन के रूप में। और जो लाइन पी नोट ए से गुजरती है, अगर हम पी ए और एक्स ए के बीच खींच रहे हैं, ऐसे ही अगर पी बी और एक्स बी के बीच खींच रहे हैं तो वो लाइन पी नॉट बी से गुजरेगी। ठीक है। और पी नॉट ए से कब गुजरेगी, जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो, यानी पी नॉट ए का मतलब है शुद्ध पदार्थ ए का वाष्प दाब। और ये कब होगा, जब केवल ए के ही मोल होंगे, और जब केवल ए के मोल होंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। जो हमने मोल प्रभाज में बताया था कि अवयवों का मोल प्रभाज का योग एक ही होता है, और जब उसमें कोई और अवयव है ही नहीं तो एक ही पदार्थ के मोल प्रभाज की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यो सीधी लाइन पी नॉट ए से कब गुजरेगी, जब जीटा ए की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही लाइन पी बी नॉट से कब गुजरेगी, जब जीटा वी की वैल्यू 1 होगी। अब मैं आपको इसका एक ग्राफ खींच के दिखाता हूं। देखिए बच्चों, अगर राउल्ट का नियम पेपर में आता है तो आप इस ग्राफ को जरूर खींच के दिखाएं। इसमें हमने दो अक्ष पर ये दो लाइन ले ली, ये बाई अक्ष पे है और ये एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर हमने लिया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज, हिंदी में इसको कहते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश, ये लिया एक्स एक्सिस पर। बाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब या कहो आंशिक वाष्प दाब। अब हमने क्या करा, जब केवल जीटा ए इज इक्वल्स टू 1 और इसमें कुछ नहीं है, केवल कौन सा अवयव है, किसके मोल हैं, ए पदार्थ के, और मान लीजिए उस स्थिति में इसका आंशिक दाब पी नॉट ए है, तो उसकी वैल्यू यहाँ है, क्योंकि जब अकेला है तो सबसे ज़्यादा वाष्प दाब इसी समय लगेगा, ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े धीरे धीरे यहाँ तक आने पर मोल फ्रैक्शन, ये तो हाईएस्ट लेवल पे है तो इधर जाने पर तो कम ही होगा। मान लीजिए जीटा ए की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, 0 हो गई, तो इसका जो लाइन है सीधी लाइन वो कैसे बनेगी, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाकर, इस बिंदु से और इस बिंदु को हम मिला देंगे, ये ऐसे। ये वाली लाइन क्या शो कर रही है,
ये शो कर रही है आंशिक दाब को। यही बताया था राउल्ट ने कि जब इसके बीच ग्राफ खींचते हैं तो सीधी लाइन प्राप्त होती है जो एक्स ए से पी नॉट ए के बीच सीधी रेखा प्राप्त होती है और पी नॉट ए से होकर गुजरती है। कब? जब जीटा ए की वैल्यू 1 होती है। तो ये वाला ग्राफ किसका आ गया? ये आ गया है भैया पी ए, और ये किसके बराबर होगा? पी नॉट ए इंटू जीटा ए, इसके बराबर हो गया। ऐसे ही अब चूंकि दो अवयव थे तो मैं दूसरा ग्राफ ना खींच के, मैं क्या, अक्सर हम एक ही ग्राफ में दोनों को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि हमें इनका फाइनल वेपर प्रेशर भी निकालना है, तो अलग अलग में नहीं निकल पाएगा। ये यहाँ क्या है? इस स्थिति में जो जीटा बी था, दूसरा अवयव था, वो 0 था। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जब वाष्पीकरण होता है तो पहले वाष्पन की क्रिया तेजी से होती है और फिर द्रवण की क्रिया तेजी से होती है। अब इसमें इसी तरह इसमें एक्स ए की वैल्यू इधर से जाकर इधर पर जब जा रहे थे तो कम हो रही थी, लेकिन जीटा बी, बी का मोल प्रभाज यहाँ सर्वाधिक है, बी, जीटा बी, ये इसकी वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ 0 थी। यहाँ केवल जीटा ए था, ए पदार्थ के मोल थे, यहाँ केवल जीटा बी है, उसके ही मोल हैं। तो जब यहाँ जीटा बी है तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? पी ए का या पी बी का? पी बी का होगा। ये रहा, यहाँ आया पी नॉट बी ये। और इस ग्राफ को हम कैसे प्राप्त कर लेंगे? ये ऐसे मिला के, ये है पी नॉट बी। ये ग्राफ किसका आ गया? पी बी का आ गया। ये पी नॉट बी मल्टीप्लाई जीटा बी, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये वाला ग्राफ ये तो आता है पी बी के लिए, बी अवयव के लिए, और ये वाला ग्राफ आता है ए अवयव के लिए। ध्यान से ये देखें, जब जीटा ए की वैल्यू 1 है तो पी ए हाईएस्ट पॉइंट पर है, जब जीटा बी की वैल्यू 1 है तो पी बी हाईएस्ट पॉइंट पर है। इधर जाने पर जीटा ए कम हो रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी लगातार घटता जा रहा है, और यहाँ आके पी बी की वैल्यू 0 हो गई, यो पी ए है, यहाँ आके क्या हो गई इसकी? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स ए की क्या नाम, जीटा ए की वैल्यू 0 है। जब यहाँ कोई इसका मोल है ही नहीं, कोई अणु ही नहीं है ए पदार्थ का, तो वेपर प्रेशर कहाँ से हो जाएगा? इसी तरह इस साइड में जीटा बी की वैल्यू 1 है, यानी केवल बी अवयव उपस्थित है, ए है ही नहीं। जब ए नहीं है तो जीटा बी के कारण ही वाष्प दाब लगेगा, और जब केवल इसके कारण, एक ही अवयव के कारण वाष्प दाब लगता है तो उसे हम कहते हैं उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसको हम नॉट से प्रदर्शित करते हैं, पी नॉट बी। जैसे जैसे इधर की तरफ गए जीटा बी की वैल्यू कम होती रही और यहाँ के 0 हो गई, यहाँ 0 हो गई तो यहाँ पी बी भी 0 हो जाएगा क्योंकि बी का कोई मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ। अब अगर हमें ग्राफ में विलयन का कुल दाब प्रदर्शित करना है तो हमें इस पी नॉट ए और पी नॉट बी, इनको यहाँ मिलाना होगा। तो इन दोनों को मिलाने पर ये जो ग्राफ आया, ये आ जाता है पी का ग्राफ, P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। और पी ए या ऐसे लिख दें पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। इसका ग्राफ ये वाली लाइन प्रदर्शित कर रही है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ था राउल्ट के नियम का। अगर राउल्ट का नियम आता है तो आपको ये ग्राफ निश्चित ही बनाना है। अब इसमें
ये वाली चीज तो हमने पढ़ी थी जब बाष्पशील द्रवयुक्त विलयन था, जब उसमें दोनों ही अवयव बाष्पशील थे, उस स्थिति में। अब दूसरी कंडीशन इसकी आ जाती है कि जब केवल विलायक तो वाष्पशील है लेकिन विलेय अवाष्पशील है, अर्थात अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए किसका, राउल्ट का नियम, अगर अवाष्पशील है तो इस पर राउल्ट ने बताया कि जो बाष्प दाब है वो तो किसके द्वारा लगेगा, बाष्प दाब किसके द्वारा उत्पन्न होता है, बाष्पशील अणुओं के द्वारा। अब उसमें अगर अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो बाष्प दाब में विलेय पदार्थ का कोई भी योगदान नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जो विलयन का वाष्प दाब है वो केवल विलायक के ही बाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि वो विलायक के ही अणुओं के द्वारा जो बाष्प दाब लगाया गया उनके बराबर होता है। इस अवस्था में जो राउल्ट था उसने नियम दिया कि किसी भी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब और इसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। पिछले वाले में हमने लिया था क्योंकि दोनों वाष्पशील थे कि दोनों अवयवों के वाष्प दाबों के योग के बराबर। अब इसमें चूंकि एक ही वाष्पशील है तो इसमें केवल उसी का वाष्प दाब लिया जाएगा। तो इस स्थिति में जो विलयन का वाष्प दाब आ जाता है वो होता है पी विलायक, यानी विलायक के वाष्प दाब के बराबर। और विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, पी नॉट विलायक, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब गुणा विलायक का ये जीटा विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, तो इस स्थिति में अब हम ये वाला नहीं शो करने के, क्योंकि इसमें मान लीजिए ए विलायक है और बी विलेय है, तो बी वाला तो अवाष्पशील है तो ये वाला ग्राफ कट कर देंगे, केवल एक ही ग्राफ को दिखाएंगे विलायक की स्थिति में। तो अगर इस स्थिति में हम ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरह बनेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर वही हमने दो एक्सिस बना ली, ये और ये, एक पे मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज, दूसरी पे वेपर प्रेशर वाष्प दाब ले लिया। ठीक है, अब यहाँ इस स्थिति में जो मोल प्रभाज है मान लीजिए वो शून्य है ये शून्य है, और इधर जाने पर मोल प्रभाज धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये निशान बता रहा है कि इधर बढ़ रहा मोल प्रभाज। यहाँ पर आकर मोल प्रभाज हो गया 0.5 मोल, और यहाँ आने तक वो हो गया 1, पूरे का पूरे मोल इसी के हो गए, ये 1 हो गया ऐसे इस स्थिति में। तो यहाँ जब 1 हो गया तो इस वाली लाइन पे सबसे अधिक वाष्प दाब होगा, मान लीजिए इस बिंदु पे वाष्प दाब आ गया पी नॉट शुद्ध अवस्था में। अब हम इसको इसके साथ मिला दें तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए, यो पी है, ये पी नॉट था तो यो पी है, पी बराबर पी नॉट इंटू जीटा विलायक, ये जीटा की वैल्यू है, ये किसका मान है जीटा। तो उसमें इस तरह हम बना देंगे। तो इस तरह ये हमारा हो गया राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ दो तरह से प्रदर्शित करेंगे, एक वाष्पशील दोनों अवयव जब वाष्प हों वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन के लिए, और दूसरा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए।
वाष्पशील वाले में दोनों तरह का ग्राफ बनाएंगे डबल, एक बी कंपोनेंट के लिए और एक ए कंपोनेंट के लिए, जबकि अवाष्पशील विलेय युक्त में केवल एक ही कंपोनेंट एक्टिव होगा, तो उसके लिए ये वाला ग्राफ बना देंगे। अंत में जो राउल्ट का नियम है वो हर जगह लागू नहीं होगा, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो कहाँ कहाँ होगा? एक तो यो नियम तब लागू होगा जब विलयन अति तनु हो, तो ये इसकी हो गई भैया सीमाएं। यहां मैं समझा देता हूं सीमाएं क्या क्या है। एक तो अति तनु हो, यो इसकी शर्त है, जब तक अति तनु विलयन नहीं होने का यो लागू नहीं होगा। दूसरा, आदर्श विलयनों पर, आदर्श विलयनों पर ये लागू होता है। आदर्श विलयन क्या है वो अगला टॉपिक वही समझाऊंगा। तीसरा, उन विलयों के लिए लागू नहीं होता जो विलायक से क्रिया कर लेते हैं, तो जो विलायक से क्रिया कर लेते हैं उन पर ये लागू नहीं होता। तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु क्या है? चौथा बिंदु है कि यो नियम उन विलयों पर भी लागू नहीं होता जो विलयन में या तो संगुणित हो जाएं या वियोजित हो जाएं। संगुणित का मतलब और वियोजित का मतलब क्या है? देखो, मान लीजिए ए बी पदार्थ है, यो विलयन में जाकर ए प्लस और बी माइनस में टूट जाए, इसे तो हम कहेंगे वियोजन। अब मान लीजिए कोई पदार्थ है ए, इसके हमने 2 या 3 मोल लिए और ये विलयन में जाने पर यो A3 या A2 में बदल जाए, तो इसे हम कहेंगे संगुणन। जब अणु जुड़ जाते हैं तो संगुणन और जब टूट जाते हैं तो वियोजन। तो ये ऐसे विलयों पर भी लागू नहीं होगा जो विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हों। ऐसे पे भी लागू नहीं होगा जो विलायक के साथ क्रिया कर लेते हों। तो ये इसकी सीमाएं हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर भी हमारा संपन्न होता है। तो आज हमने पढ़ा राउल्ट का नियम, उसकी सीमाएं और वाष्प दाब। धन्यवाद।